us understand the working principle diagram and all about the amplitude limiter in FM receiver. In order to make full use of the advantage offered by FM, a demodulator must be preceded by an amplitude limiter in FM receiver. FM receiver का full advantage हम ले सके and we can demodulate our original signal properly, इसके लिए हमें एक limiter circuit हमेशा चाहिए. The limiter is a form of clipping device, a circuit whose output tends to remain constant despite changes in the input signal. लिमिटर सर्किट हम एक क्लिपिंग डिवाइस रहता है, उसका जो आउटपुट रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है डिस्पाइट ऑफ एनी चेंजेस इन द इनपुट सिग्नल. अगर इनपुट सिग्नल में भी कोई चेंज हुआ फिर भी इसका आउटपुट हमेशा कांस्टेंट रहता है. मोस्ट ऑफ द लिमिटर्स हमेशा ऐसे ही काम करते हैं, पर एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इनपुट वोल्टेज रिमेन्स विद इन अ सर्टेन रेंज, कि इनपुट वोल्टेज हमेशा एक सर्टेन रेंज में रहना चाहिए. The common type of limiter uses two separate electrical effects to provide the proper functioning of this limiter circuit. देखिए यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड लिमिटर सर्किट बताया गया हुआ है. Here this is a diagram of amplitude limiter in which there is an input taken here. The input is taken which is coupled to a circuit, totally different circuit, and this input is taken and coupled with this circuit using this transformer type arrangement. Two coils are used so that जो इनपुट आता है वो इनपुट जो दूसरी सर्किट है उसके साथ कपल हो सके. एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया हुआ है यहाँ पे. दिस इज़ अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूज्ड हेयर, जिसके बेस में एक प्रॉपर इनपुट जाता है एंड जिसके इस टर्मिनल पे हमें आउटपुट मिलता है. और आउटपुट डायरेक्टली नहीं मिलता है, आउटपुट भी हमें कपलिंग का यूज़ करके मिलता है. मतलब जो आउटपुट मिलता है उसको इस सर्किट का जो आउटपुट है उसको अगेन कपलिंग मेथड से आउटपुट में लिया जाता है, डायरेक्टली नहीं लिया जाता है. ठीक है. दिस फिगर शोज अ टिपिकल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीट्यूड लिमिटर इन एफएम रिसीवर. यहाँ पे जो ड्रेन सप्लाई वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाता है आरडी रेजिस्टर में, एंड जो गेट पे बायसिंग वोल्टेज है वो लीक टाइप बायस सप्लाई बोला जाता है. और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है. और जो एफईटी है वो कैपेसिटर CN से न्यूट्रलाइज होता है. तो न्यूट्रलाइज क्यों करना पड़ता है? बिकॉज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है वो बहुत हाई रहती है. कंसिडरिंग दिस हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस, दिस एफईटी शोन इन द फिगर नीड्स टू बी न्यूट्रलाइज्ड, एंड न्यूट्रलाइज करने के लिए कैपेसिटर CN इज़ यूज्ड टू न्यूट्रलाइज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. गेट इज़ बायस्ड and it is leak type bias, and जो पैरेलल RG एंड CG कॉम्बिनेशन बनाते हैं उससे गेट को बायस किया गया हुआ है. और जो ड्रेन सप्लाई वोल्टेज है उसको भी रेजिस्टर RD से ड्रॉप किया गया हुआ है. ये एम्पलीट्यूड लिमिटर ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हमें इनपुट वोल्टेज वर्सेस बायस वोल्टेज एंड
collector output voltage with current ड्यूरिंग टाइम हमें आउटपुट मिलता है। जैसे फर्स्ट स्टेज पे जो आउटपुट है वो क्लिपिंग आउटपुट है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे हमें धीरे धीरे आउटपुट का साइज़ बढ़ता जाता है, ये हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट स्टेज पे आउटपुट है वो छोटा है, सेकेंड स्टेज का आउटपुट उससे थोड़ा बड़ा है, फिर थर्ड स्टेज का आउटपुट क्लिप हो गया है जो इसके नीचे जाता है, मतलब ये उससे भी बड़ा है, फोर्थ स्टेज का आउटपुट उससे भी बड़ा है। देखिए वो सेम चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट छोटा है, सेकेंड उससे बड़ा है, थर्ड उससे भी बड़ा है, फोर्थ उससे भी बड़ा है, फिफ्थ उससे भी बड़ा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये जो बायस वोल्टेज है, ये जो बायस आउटपुट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। So when input signal voltage rises, current flows in that resistor capacitor bias circuit combination, and a negative voltage is developed across the capacitor। जो RG and CG पैरेलल में एक सर्किट बनाते हैं, वो सर्किट का जो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्यों? बिकॉज इनपुट सिग्नल वोल्टेज, द वे इनपुट सिग्नल वोल्टेज राइजेस, ये आर जी सी जी बायस सर्किट का करंट है वो भी बढ़ता जाएगा, एंड कैपेसिटर के अक्रॉस एक नेगेटिव वोल्टेज डेवलप होगा। तो एफ पे बायस भी इंक्रीज होगा इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ा तो आर जी सी जी के अक्रॉस बायस करंट भी बढ़ा, और कैपेसिटर के अक्रॉस एक नेगेटिव वोल्टेज जनरेट हुआ, और उसके साथ एफ का जो बायस है वो बढ़ता जाएगा। एज अ रिज़ल्ट इससे क्या होगा, द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज़ लोवर्ड, एम्पलीफायर का गेन कम हो जाएगा, एंड द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। सी द टिपिकल लिमिटर रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक इज शोन हियर। यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो 0.4 से लेके 4 तक कांस्टेंट है। क्यों? जैसे हमने आपको बताया कि जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ा तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा, पर देयर इज़ अ लिमिटिंग थ्रेशोल्ड जहाँ पे आके जो एफ है उसका गेट का बायसिंग भी धीरे धीरे बढ़ेगा। पर लिमिटेड सर्किट का काम ही यही है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जब वो नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट करना चालू करता है तब ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज 5 वोल्ट मेंटेन रहेगा, और हमें आउटपुट में ये जो आउटपुट वोल्टेज है तो हमें आउटपुट में एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। तो लिमिटिंग की रेंज क्या होगी, 0.4 वोल्ट से 4 वोल्ट। जब इनपुट 0.4 वोल्ट से 4 वोल्ट के बीच बीच में होगा तब हमारी जो थ्रेशोल्ड, लिमिटिंग थ्रेशोल्ड है वो हमें आउटपुट पे 5 वोल्ट कांस्टेंट देगा। ठीक है, सो दिस इज़ द टिपिकल लिमिटर रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक। Now, it indicates clearly that limiting takes place only for a certain range। ये हमें ये बताता है ग्राफ कि एक certain range में ही limiting काम करेगा, outside which the output varies with the input। उसके बाहर आउटपुट इनपुट के साथ वेरी करेगा। ठीक है, नाउ द लिमिटिंग सर्किट जो रहता है, ए कंपैरिजन ऑफ 2 and 3 shows that both सेम आउटपुट और करंट, मतलब सेम आउटपुट करंट एंड वोल्टेज देते हैं। तो वैल्यू 2 इज़ द पॉइंट एट विच द लिमिटिंग स्टार्ट्स, मतलब 0.4 वोल्ट से हम जब 0.4 और 4 वोल्ट की कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि आउटपुट में सेम करंट और सेम वोल्टेज मिलता है। तो वैल्यू 2 इज़ द पॉइंट एट विच द लिमिटिंग स्टार्ट्स, मतलब 0.4 वोल्ट इस ग्राफ में पॉइंट एट 0.2, इस ग्राफ में 0.4 वोल्ट इज़ द पॉइंट वेयर द लिमिटिंग starts, it has begun, and at 0.3 it is constant, and at 0.4 मतलब कि जैसे इनपुट है 4 वोल्ट तब जो आउटपुट है वो हमें कांस्टेंट 5 वोल्ट ही अभी भी मिलेगा। तो एट 0.4 द लिमिटिंग स्टॉप्स वर्किंग। ओके,
So value 2 is the point at which the limiting starts, and it is called threshold of limiting. As the input increases from 3 to 4, there is no rise in the output. मतलब 3 पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 4 पे जाएंगे तो आउटपुट में कोई राइज नहीं है. All that happens is that the output current flows for a somewhat shorter portion of the input cycle. एंड यहाँ पे जो ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं वो है क्लास सी एम्पलीफायर. दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड क्लास सी एम्पलीफायर. Thus, the flywheel effect of the output tank circuit is used here. This is called flywheel effect. तो जो आउटपुट सर्किट है उसको टैंक सर्किट भी बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एफ का यूज़ करके हमने एक टैंक सर्किट बनाई है. तो द फ्लाईव्हील इफेक्ट ऑफ द आउटपुट टैंक सर्किट इज़ यूज्ड हियर टू एंश्योर दैट द आउटपुट वोल्टेज इज साइनोसॉइडल. ठीक है, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज कंपलसरीली साइनोसॉइडल आना चाहिए, इवन दो द आउटपुट करंट फ्लोज इन द पल्सिस. मतलब जो करंट है वो पल्सिस में आएगा, वो साइनोसॉइडल में नहीं आएगा. So now when the input voltage increases sufficiently, as in value 5, angle of the output current flow is reduced so much that less power is fed to the output tank. मतलब अगर पॉइंट नंबर 4 से हम पॉइंट नंबर 5 पे जाते हैं, मतलब पॉइंट नंबर 4 से पॉइंट नंबर 5 पे इनपुट जब बढ़ता है तब क्या होता है कि जो करंट है उसका फेज़ चेंज हो जाता है. अब फेज़ चेंज हो जाने के कारण जो आउटपुट वोल्टेज और करंट दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिससे पावर बनता है. पावर इज़ ऑलवेज V इंटू आई. तो जो पावर है वो पावर का वैल्यू फेस चेंज हो जाने के कारण कम हो जाता है. देयरफॉर द टोटल आउटपुट इज़ रिड्यूस्ड. ओके, therefore the total output is actually reduced. So this shows that this limiting circuit has its own threshold and limiting operating points. मतलब जहाँ से थ्रेशोल्ड शुरू हुआ वहाँ से लेके जहाँ पे थ्रेशोल्ड ख़त्म होता है वहाँ तक ही वो लिमिटेड आउटपुट देगा. सो एंड दैट इज़ कॉल्ड इट्स लिमिटिंग रेंज. Okay, this way we conclude here the limiting circuit in FM receiver.